चैप्टर 65। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वही देव के गले में तो खाना ही फंस जाता है और वह अपनी जगह पर बैठा हुआ खांसने लगता है। उसे लग रहा था कि अब उसका भांडा पूरे परिवार के सामने फूटने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सच था। वह हेल्प भरी नजरों से दानिश को देख रहा था। वही दानिश ने ना में अपना सिर हिला दिया, जैसे बोल रहा है कि अब उसकी हेल्प वह भी नहीं कर सकता। विशंभर जी अपनी जगह पर गुस्से से खड़े होते हुए काव्य से बोले, क्या बोल रही हो लड़की? मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। बल्कि मेरा बेटा दानिश तो तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। जब तुम शराब पी कर सड़कों पर घूम रही थी, अगर वह तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया होता तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। काव्य उनकी बात सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लगी और फिर बोली, सीरियसली मुझे खतरा, वह भी शराब पीने से? पूरी पांच बोतल शराब पीने के बाद? जब तुम्हारे इस बेटे ने, काव्य ने देव की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे छेड़ने की कोशिश की तो इसके 12 दोस्तों के साथ मैंने इसको पीटा है, इसके बाल नोच दिए। उसने देव की शक्ल पकड़ के ऊपर करते हुए कहा, जरा इसकी शक्ल देखो, इसके चेहरे पर यह जितने खरोचने के निशान हैं ना, यह सारे मैंने ही दिए हैं, और आप बोल रहे हैं कि मुझे खतरा होता है। बेचारा देव तो अब मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वही सारे लोग देव को अब जाकर ध्यान से देख रहे थे तो सच में उसके चेहरे पर कई जगह पर चोट के निशान थे। उसके गले और चेहरे पर खर्चने के निशान थे। वही उसके माथे पर तो बैंडेज भी लगी हुई थी, जिसे उसने कोरियन हेयर स्टाइल करके छुपाए हुए थे। विशंभर जी, अनुपम, अनुराग जी हैरानी से अब देव को देख रहे थे। वही अनुपमा, प्रेरणा और रागिनी भी देव को देख रहे थे। विशंभर जी अब गुस्से से देव पर दहाड़ते हुए बोलते हैं, यह लड़की क्या कह रही है? देव मुझे बताओ। देव कुछ नहीं बोलता। रागिनी जी चिल्लाकर बोलती है, देव यह क्या बोल रही है? जरा हमें बताओ। तुम रात में लड़कियों को छेड़ने के लिए घर से बाहर जाते हो, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। वह फिर भी कुछ नहीं बोलता। विशंभर जी बोलते हैं, रागिनी बेटा आप चुप रहो, यह लड़की झूठ बोल रही है। वह दानिश की तरफ देखकर बोलते हैं, दानिश क्या सच है? मुझे बताओ, अभी जानना है। दानिश बोलता है, यह जो भी बोल रही है सच बोल रही है। जब मैं देव को लेने वहां पर गया तो देव और उसके सारे दोस्त वहां पर घायल जमीन पर पड़े थे। उनको अच्छी तरह से धोया गया था। जब मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा कि देव इसको छेड़ रहा था और बाकी सारी लड़के भी इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में इसने उन सबको कुत्तों की तरह पीट दिया। यहाँ तक कि विहान के सर पर बोतल मारकर उसका सर भी फोड़ डाला। यह जब बार से बाहर निकलने लगे तो मैनेजर ने इसका रास्ता रोक लिया तो इसने मैनेजर का। प्रेरणा एक्साइटमेंट में बोले, मैनेजर का क्या? दानिश ने एक नज़र अपनी मां को दिखा और फिर कहा, इसने मैनेजर का हाथ सिर्फ पकड़कर ही फ्रैक्चर कर दिया। अब सारा परिवार काव्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई एलियन हो। विशंभर जी भी काव्य को इसी तरीके से देख रहे थे। यह लड़की इतनी ताकतवर होगी उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन अगर वह सच में इतनी ताकतवर है तो यह वाक्य में एक चलता फिरता खजाना है। काव्या को जब सबकी घूरती हुई नजर खुद पर महसूस हुई तो उसने कहा, वाट, मैं कोई अबला नारी टाइप इंसान नहीं जो किसी हीरो का इंतजार करूंगी। खुद को बचाने के लिए मैं खुद ही सबकी हड्डियां तोड़ देती हूँ। खैर, मेरी कार बाहर आ गई है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। सारा परिवार हैरान हो गया। कार? क्या इस लड़की ने यह नहीं कहा था कि यह एक अनाथ आश्रम में रहती है?
काव्य चलते हुए गेट की तरफ जाने लगी, फिर वह पलटकर विशंभर जी की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रायचंद, आपको बता दूं, मैं अनाथ जरूर हूँ, आश्रम में रहती भी जरूर हूँ, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। ऐसा बोल काव्य बाहर जाने लगी। वही अनुपमा जी, जिन्हें यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनका पोता घर से बाहर किसी लड़की को छेड़ता है, वह अचानक ही बेहोश हो गई। वहीं उन्हें बेहोश होता देख विशंभर जी घबरा गए, वह जोर से चीखें, अनुपमा। वही उनकी आवाज सुनकर काव्य भी पीछे पलट गई। जब उसने दादी को बेहोश होते हुए देखा तो पहले तो वह इग्नोर करके घर से बाहर जाने लगी, पर उसे याद आया कि कैसे दादी ने सुबह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। उसने एक गहरी सांस ली और वापस पलटकर घर के अंदर जाने लगे। विशंभर जी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। दानिश ने डॉक्टर को कॉल कर लिया था। काव्य दादी के पास आई। दादी की एक तरफ विशंभर जी बैठे थे, दूसरी तरफ काव्या ने बैठते हुए दादी के हाथ को पकड़ा। जैसे ही उसने अनुपमा जी के हाथ को पकड़ा, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने अनुराग जी की तरफ देखकर कहा, क्या इन्हें एनीमिया है? वहीं ये देखकर कि सिर्फ अनुपमा जी का हाथ पकड़कर काव्य ने यह सटीक अनुमान लगा दिया था कि उन्हें एनीमिया है, सारा परिवार हैरान था। अनुराग जी ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा था, माँ को एनीमिया है। काव्य ने तुरंत ही अपने गले में पहने हुए एक बोतल जैसी चीज से कुछ सुई निकली। वहीं उन नीडल्स को देखकर विशंभर जी घबराते हुए बोले, तुम क्या कर रही हो? उसने विशंभर जी की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रायचांद, अगर आप अपनी पत्नी को बचाना चाहते हैं तो मैं जो कर रही हूं करने दीजिए। काव्य की बात सुनकर वह चुप हो गए। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 66। काव्य ने अनुपमा जी का इलाज करते हुए कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है और एनीमिया के पेशेंट होने की वजह से इनके हार्ट तक ब्लड का सप्लाई ठीक से पहुंच नहीं रहा है। अगर इन्हें अभी इंस्टेंटली एक्यूपंक्चर नहीं दिया गया तो सिचुएशन खराब हो सकती है। और आप में से कोई आसपास के किसी अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेकर पहले से ही कह दीजिए कि इमरजेंसी केस है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, और तैयार रखे। साथ ही उनको अपनी दादी का ब्लड ग्रुप बताकर यह भी कह दीजिए कि इस ब्लड ग्रुप को भी तैयार रखें, इनिशियली ऑपरेशन की जरूरत है, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। वही उसकी बातें सुनकर परिवार हैरान भी था, लेकिन उन्होंने काव्या ने जैसा कहा वैसा ही किया। काव्या ने एक्यूपंक्चर के थ्रू दादी की बॉडी में 2 नीडल्स लगा दिए। देव ने काव्य की तरफ देखकर कहा, क्या क्या तुम डॉक्टर हो? काव्य ने बिना उसकी तरफ देखकर कहा, अभी सवाल जवाब की नहीं, इन्हें बचाने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर देव चुप हो गया। काव्य दादी की बॉडी में कई जगह पर सुइयां लगाकर उन्हें एक्यूपंक्चर दे रही थी। वहीं परिवार उन्हें ही देख रहा था। दानिश काव्य के बताए हुए इंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल वालों को देने के बाद वहां पर आ गया। काव्य के माथे पर इलाज की वजह से पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। दानिश ने काव्य की तरफ देखकर कहा, दादी दादी ठीक तो हो जाएंगे? काव्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, वह ठीक हो जाएंगे, एक काम करोगे? दानिश ने हाँ में सर हिला दिया। इन्हें उठाओ और बाहर लेकर चलो। दानिश ने वैसा ही किया। काव्य के कहे अनुसार दानिश ने अनुपमा जी को गोद में उठा दिया। वही काव्य जल्दी जल्दी भागकर बाहर जाने लगी। दानिश दादी को गोद में लिए काव्य के पीछे जा रहा था। वही विशंभर जी दानिश के साथ थे और सारा परिवार उनके पीछे जा रहा था। जब सब लोग घर के बाहर आए तो उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सामने एक रोल्स रॉयस कार खड़ी थी और यह रोल्स रॉयस कार सामान्य नहीं बल्कि कस्टमाइज की हुई दुनिया में केवल एक रोल्स रॉयस कार में से एक थी। काव्य के बाहर आते ही एक ड्राइवर उस कार में से बाहर निकाला और सर झुकाते हुए उसने कार का डोर खोल दिया।
काव्या ने पीछे पलटकर दानिश को देखा, जो कि अभी भी बड़ी आंखें किए हुए रोल्स रॉयस कार को ही देख रहा था। काव्या ने दानिश को देखकर कहा, सर, आपका जो भी नाम है मुझे पता नहीं है। आप प्लीज इन्हें करके अंदर लिटा दीजिए। इन्हें अभी इलाज की जरूरत है। जल्दी कीजिए। काव्य की बात सुनकर दानिश होश में आया और जल्दी से करके अंदर दादी को बिठा दिया। कार काफी बड़ी थी। दानिश के कार में बैठते ही देव भी तुरंत ही उस कार में दानिश के साथ चला गया। वहीं विशंभर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े दूसरी तरफ बैठ गए। काव्य सामने की सीट पर बैठकर गई, वहीं पूरे परिवार को अब बैठने के लिए जगह नहीं थे। काव्य ने कहा, आप लोग प्लीज दूसरी कार से आ जाइए। सारे परिवार वालों ने हाँ में सर हिला दिया। काव्य के कहने पर ड्राइवर ने तुरंत ही कार को आगे बढ़ा दिया। दानिश ने ड्राइवर को हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया। ड्राइवर ने 15 मिनट के अंदर ही उन लोगों को अस्पताल में पहुंचा दिया। वहां पर आकर दानिश ने तुरंत ही अनुपमा जी को गोद में उठाया और अस्पताल के अंदर चला गया। काव्य भी उनके साथ ही थी। जब डॉक्टर दादी को अंदर लेकर जा रहे थे तो काव्या ने उनको रोककर कहा, उनके खून का इंतजाम हुआ या नहीं। डॉक्टर उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हिचकिया। दानिश भी उनके पास आते हुए बोला, इन्होंने जो पूछा है उसका जवाब दो, खून का इंतजाम हुआ या नहीं। डॉक्टर ने नामे सर हिलाते हुए कहा, सर, मैडम का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, हमारे पास वह ब्लड है नहीं। हम एज सून एज पॉसिबल उस ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं और वैसे भी हमें नहीं लगता कि मैडम के इलाज में ब्लड की जरूरत पड़ेगी। काव्य ने उसे देखा और कहा, तुमने अभी तक उन्हें चेक भी नहीं किया है और तुम बोल रहे हो कि उन्हें ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस डॉक्टर ने गुस्से से काव्य की तरफ देखकर कहा, मैडम, क्या आप कहीं की डॉक्टर है जो आपको पता होगा कि किसके इलाज में खून की जरूरत पड़ती हो या खून की जरूरत नहीं पड़ती। देखने से तो आप 16 और 17 साल की ही लगती है। आखिर आपको क्या पता कि किसके इलाज में खून की जरूरत पड़ती है या नहीं। इन्हें कहीं पर भी चोट नहीं लगी है, यह सिर्फ एक हार्ट अटैक है। भला खून की जरूरत क्यों ही पड़ने लगी। बच्चे, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। 23 साल से मैं डॉक्टर की फील्ड में हूं और तुमने 12वीं भी पास किया है। दानिश गुस्से से डॉक्टर को देखकर बोलता है, तमीज से बात करो, वह मेरी बहन है। उसके बात सुनकर डॉक्टर डर गया। उसने सोचा नहीं था कि सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की दानिश रायचंद की बहन होगी, लेकिन जहां तक उसने सुना था, रायचंद परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी। वही काव्य तो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। आखिर उसे यह रेडीमेड भाई कहां से मिल गया था। डॉक्टर ने काव्य की तरफ हल्का सर झुकाकर कहा, सॉरी मिस। उसकी बात सुनकर काव्य के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसने कहा, डॉक्टर, तो आपका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज्यादा है, तो ठीक है, देखते हैं कि बिना खून के आप इनका इलाज कैसे करते हैं। लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पूरे अस्पताल को बम से उड़ा दूंगी और मैं बहुत सीरियस हूं। ऐसा बोलकर काव्य वही चेयर पर बैठ गई। वही उसकी बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया काव्य की आवाज से, और उसके ओरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, आजकल के बच्चे तो सोशल मीडिया से कोई भी वीडियो देखकर ऐसे बोलने लगते हैं, आखिर वह बच्चे क्या ही कर लेगी। दानिश भी डॉक्टर से गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आखिर काव्य थी तो बच्ची और डॉक्टर। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी।